क्लियर। जैसे लास्ट क्लास में हम लोग बजट देखे थे और बजट के क्वेश्चंस देखे, ठीक है ना, कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उस क्वेश्चन है कब का, UPPCS मेंस 2021 का, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के 21-22 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं के राज्य की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा की, ठीक है ना। मतलब क्या है कि इसमें जितनी नई योजनाएं चली, ठीक है ना, नई योजनाओं के बारे में बताना, उससे कैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा उसकी समीक्षा की, एलोबरेट करना था। तो ये इसी संदर्भ में आप जो आपकी का बजट 24-25 पढ़ाया गया है, ये सॉरी 25-26, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर। इस तरह से प्रश्न आते हैं। फिर क्या है, बजट की घोषणाओं का क्या क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक स्तर पे, लगभग सब में ही यही जो है प्रभाव पड़ेगा। कौन सा, ये जो आपको दिख रहा है। क्या, पहला ये कि भाई सामाजिक स्तर पर देखें तो महिलाओं एवं बच्चों की स्थिति में क्या होगा, सुधार आएगा, ठीक है। कई योजनाएं हैं जो महिला और बच्चों के लिए ही चलती हैं, ठीक है। क्लियर। पोषण और स्वास्थ्य में क्या आएगा, सुधार आएगा। महिलाओं और बच्चों के लिए योजनाएं चलेंगी तो उनके पोषण से संबंधित होगी या उनके स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। फिर किसानों के लिए क्या है, किसानों के लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जाती हैं, तो उसमें किसानों को अतिरिक्त सहायता, श्रमिकों के पलायन में कमी, ठीक है ना, श्रमिक पलायन न करें, अपने ही क्षेत्र में काम करें, और सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि है। आर्थिक मुद्दों में क्या आ जाता है प्रभाव, अतिरिक्त आय के स्रोत में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि, सेवा क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का सृजन, और किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य, नौजवानों की शिक्षा एवं रोजगार में वृद्धि, ठीक है ना। मतलब सबके लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से, भाई सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक रूप से सबके लिए, किसानों के लिए भी, नौजवानों के लिए भी, श्रमिकों के लिए भी, महिलाओं, बच्चों, सबके लिए कुछ ना कुछ बजट में रहा, ठीक है ना। हर बार के बजट में रहता है, तो ये पॉइंट्स कुछ मेंशन है जो हर बार आपको करने ही करने हैं, ठीक है ना। बस लिखने का क्या आना चाहिए तरीका, पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट। आगे देखिए नया क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास का मूल्यांकन, ठीक है ना। आर्थिक विकास का मूल्यांकन कीजिए। आर्थिक विकास, आर्थिक समीक्षा आता है, ठीक है ना, कि कितने में कौन है इस क्रिया में या इस योजना में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्या स्थान रहा। जैसे मनरेगा श्रमिकों वाले में नंबर 1 पे रहा, ठीक है ना। आपका जनधन योजना में भी नंबर 1 रहा, खाता खोलने में। सब चीज़ों की आर्थिक समीक्षा करनी रहती है। वही चीज़ है, थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना है। जैसे आज़ादी के बाद विकास की राह में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश वर्तमान में सभी राज्यों में महाराष्ट्र के बाद तीसरी नहीं, इस समय कितनी अर्थव्यवस्था बन गया है, दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है ना। क्लियर। महाराष्ट्र के बाद अगर GDP में देखें तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र में है, उसके बाद कौन है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी से संपन्न राज्य है, जिसके पास यह क्षमता है कि भारतीय राज्यों में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके, ठीक है ना। आज ही के पेपर में है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने इस परिप्रेक्ष्य में 2027 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखिएगा। सरकार का लक्ष्य 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, कब तक, 2027 तक, ये ध्यान रखिएगा। कई बार ये प्रश्न आ भी रहा है, ठीक है ना। विविध एग्जामिनेशंस में जो UP द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें ये प्रश्न आता रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। 2027 तक हम लोगों को लक्ष्य ये है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के मामले में उल्लेखनीय प्रगति रहा है, ठीक है ना। अब आप यही सेम चीज वर्णन करेंगे किस संदर्भ में, जो 25-26 के संदर्भ में है कि GDP में इतनी वृद्धि दर है, ये इतनी वृद्धि दर है, ठीक है ना। GDP इतना है, ठीक। मेन चीज़ जो आपको पॉइंट्स नहीं लिख पाए वो उसी में थोड़ा लिख देना है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ये,
जान ही रहे हैं, जो आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को रोजगार देती है। हम लोग ये डेटा पढ़े थे कि 55% तक कृषि कर्मकार है, ठीक है ना, है कि नहीं है? तो 55%, ठीक, वहाँ से वो हो रहा है। सबसे बड़ा उद्योग अगर देखा जाए तो कौन सा उद्योग है? कुटीर उद्योग है, हथकरघा, ठीक है ना, ये सब। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर देखिए कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, मशीनीकरण की कमी और खराब बुनियादी ढांचाओं का सामना करना पड़ता है। अब इसके तहत धीरे धीरे योजनाएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। फिर लखनऊ और नोएडा जैसे शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, फिर सोलर सिटी पे आप वो डाल सकते हैं, ठीक है ना, कि अयोध्या बाद और किसको अयोध्या और इस बार में किसको किया गया है? बनारस को क्या किया है? मॉडल सिटी, सोलर मॉडल सिटी के रूप में घोषित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सब मुख्य मुद्दे डाल देंगे, कैसे कैसे बढ़ रहा है, मतलब उसमें से जो पॉइंट्स आपने पढ़े, ठीक है ना। आज उत्तर प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये भी आर्थिक समीक्षा है, ठीक है ना। अभी तक फिलहाल में हम लोगों के पास 45 मेडिकल कॉलेज हैं, ठीक है ना। बलिया और बलरामपुर प्रस्तावित हैं जिनमें, और कहने का मतलब 75 जिलों में 75 मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की जा रही है, ठीक है ना। निवेश किया जा रहा है, अत्यधिक निवेश किया जा रहा है, और तमाम चीज़ें उसके लिए की जा रही है। इन्वेस्टर्स समिट हो रहा है, तमाम फील्ड्स। इसके लिए सरकार ने ये जो नीति ले आई है, मतलब आप सेमीकंडक्टर नीति के बारे में कह सकते हैं, सोलर नीति के बारे में कह सकते हैं, जैव ऊर्जा नीति के बारे में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो दुनिया, हाँ बिल्कुल, तो जितने नीतियाँ मैंने पढ़ाई उनके नीतियों के लक्ष्य क्या हैं, कैसे हैं, सब आर्थिक समीक्षा का ही वो है। आप थोड़े बहुत पॉइंट्स सब डाल सकते हैं, तो कोई भी चीज़ गलत नहीं है, सब सही है उसमें, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसमें क्या सब मुद्दों के बारे में कहा है। द्वितीय क्षेत्र, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भाई पर्यटन नीति भी आई है, पर्यटन नीति को भी डाली, ठीक है ना। पर्यटन में हेरिटेज आर्क बना रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक बना रहे हैं, एक्सप्रेस वेज बना रहे हैं, ये भी तो आर्थिक समीक्षा का एक पार्ट है, ठीक है ना। क्लियर? तो सारे बिंदु जो हो सकते हैं वो इस बार के बजट में क्या क्या है महीने ठीक उनको डाल दीजिए, ठीक है ना। क्लियर? ये सब चीज़ हो सकता है। फिर आगे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधन का महत्व है। भाई बुनियादी ढांचे यानी अवसंरचना की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग का कहाँ से आता है भाई? देखिए परिवहन में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा कहाँ है? उसके अलावा जो है आपका भौतिक संसाधन, एक आपका परिवहन के अलावा कहाँ? विद्युत में भी हो रहा है, ठीक है ना भाई। जितने भी प्लांट बन रहे हैं, प्लांट विकसित हो रहे हैं, बांध विकसित हो रहे हैं, थर्मल हो गए, हाइड्रो हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हो गए, नवीकरणीय में सोलर एनर्जी जो भी हम लोग पैनल्स लगा रहे हैं, ये सब अवसंरचना का हिस्सा है, ठीक है ना। मॉडल सिटी, सोलर मॉडल सिटी बना रहे हैं, ये भी अवसंरचना का हिस्सा है, ठीक है ना। क्लियर? इसी तरह विद्युत पे आ जाइए, विद्युत तो हुई है, विद्युत के बाद आप जल पे आ जाओ, नहर बन रहे हैं, ठीक है ना, नहर बन रहे हैं, नहर के अलावा हमारा वाटरवेज भी बन रहा है उसमें, ठीक है ना। मतलब जल परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, अन्य चीज़ें भूजल के रूप में पृथ्वी जल संसाधन समृद्ध है, कृषि को वो मौजूद कराया जा रहा है, बुंदेलखंड को मतलब वहाँ सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जा रही है। तो तमाम मुद्दे जो है वो आप कर सकते हैं। फिर औद्योगिक बुनियादी ढांचा, इसमें क्या है भाई? औद्योगिक में आप देख लीजिए कपड़ा, रसायन, इंजीनियरिंग, ये सब बातें हैं। इस सबसे रिलेटेड सिंगल मीडियम क्लियरेंस टैक्स, इंसेंटिव्स और भूमि अधिग्रहण, ठीक है ना। कि कोई भी इंडस्ट्री लगाना हो तो सरकार उस पर क्या दे रही है? सब्सिडी दे रही है, ठीक है ना। भूमि आवंटन में क्या क्या कर रही है? अभी सरकार ने वो आपका ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए वो दिया था, सब्सिडी दी, ठीक है ना। तो ऐसे कई चीज़ों में सब्सिडी दे रही है सरकार, ठीक। तो सब्सिडी देना का मतलब क्या? उद्योग जो है खोलने के लिए प्रोत्साहन दे, ठीक है ना। क्लियर? MSMEs को बढ़ावा दे। फिर पर्यटन है, पर्यटन में आप लिख सकते हो दुनिया भर का भाई आजकल हेरिटेज आर्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। आप मंदिरों का उत्थान कर रहे हैं, अयोध्या नगरी हो गई, वृंदावन
जैसे मथुरा कॉरिडोर बना रहे हैं, इस बार के ही बजट में है, ठीक है ना। फिर आपका विंध्याचल वहाँ बनाए, फिर उस जगह कई जगह पर कई पहल इन लोगों ने की है पर्यटन को, ठीक है ना। अच्छा, पर्यटन के रूप में उद्योग रोजगार के अवसर भी सृजित हो रहे हैं, राजस्व भी मिल रहा है। इनके अलावा कई कई नेशनल पार्क्स बनाए जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, एलिफेंट रिजर्व्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। और उनका संरक्षण हो रहा है, ठीक है ना, जिससे कि प्राकृतिक रूप से लोग आवाजाही करें और वहाँ भी पर्यटन विकसित हो सके, ठीक है ना। तो तमाम सुविधाएँ, ठीक है ना, वो की जा रही है, मुहैया कराई जा रही है। फिर आगे वही चीज़ है, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट 23-24 में, ये किसके संदर्भ में आपको पढ़ना है, इस बात के बजट के संदर्भ में, ठीक है ना, क्लियर। इसे एक बात देख लीजिएगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है वही जो पंचायती राज में, मतलब ग्राम पंचायतों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई है, ये हर बार के लिए लगभग आप समझ लीजिए, ठीक है ना। जैसे ग्राम्य विकास में इस बार कितना दिया गया, इसमें नहीं एक एक इंडिविजुअल करके आपको स्लॉट्स दिखा रहे थे, ठीक है ना, जैसे स्वास्थ्य का दिखा रहे थे, तो उसी तरह ये पंचायती राज का है। पंचायत में ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, ठीक। फिर उसके बाद रूर अर्बन मिशन योजना, फिर ग्रामीण एक्सप्रेस वे योजना, ठीक है ना, एक्सप्रेस योजना पंचायती राज में किस किस तरीके से, ठीक। ग्राम स्वराज अभियान योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक। सारे अभियानों के बारे में क्या क्या कितना दिया जा रहा है, इस बार के संदर्भ में डाल दीजिएगा, आंसर वही है, ठीक है ना, क्लियर। बस डेटा क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास के द्वारा देखिए महिला और बच्चों के लिए क्या योजनाएं चलाई गई है सरकार द्वारा इस वर्ष के, उसमें वो दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जो बजट भाषण आपको दिया है उसमें सब मुहैया कराया गया है, ठीक है ना। बस आपको आंसर यही देख करके क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। कुछ पुरानी चीज़ें भी दिया हुआ है कि महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 89 में की गई, तो वो संदर्भ में डाल दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है, उन्हीं चीज़ों को केवल विजुअलाइज कर देना है। इस तरह से देखिए कितना अच्छा वो बनाया है उत्तर प्रदेश बजट 23-24, आप 25-26 के संदर्भ में बना दीजिए। क्या ग्रामीण राष्ट्रीय पोषण अभियान चल ही रहा है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, ठीक, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक। तो महिला एवं बाल विकास का बाल एवं महिला कल्याण जो विभाग है उसी द्वारा ये संचालित हो गया है, ठीक है ना। ये कन्या सुमंगला योजना हो गया, सामूहिक विवाह योजना हो गया, फिर उसके बाद महिला सामर्थ्य योजना हो गया, निराश्रित विधवाओं के लिए भरण पोषण हेतु अनुदान योजना हो गया। आप अगर ये ना भी लिख पाए डेटा तो भी ये आंसर इतना लिख देते हैं, तो वो आंसर जैसे क्वेश्चन दिया है उससे सुसंगत हो, उस पर फिट बैठ जाता है, समझ रहे हैं। इतना डेटा याद नहीं कहाँ कर पाएंगे, तो मेनली क्या करना है कि महिलाओं और बाल विकास के लिए जो योजना सरकार द्वारा बजट में दी गई तो उन्हीं को गिनवा देना है, ठीक। वही चीज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। मिशन इंद्रधनुष, ये जरूर पता रहे कि कौन सी योजना किससे संबंधित है। जैसे इंद्रधनुष है तो 7 टीकाकरण से संबंधित है बच्चों के, ठीक है ना, जिससे विभिन्न खतरनाक बीमारियों से, ठीक है ना, बच्चों को क्या किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक। वही चीज़ है प्रदेश में टीकाकरण जारी रखते हुए, ठीक। अब इसमें ये सब नहीं है, प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, ठीक, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आप संचालित है। इनको भी आप बोला खींच के ऐसे 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 ग्राफ टाइप बना दीजिए, सबसे अच्छा है, ठीक। अब आइए वही चीज़ है अवस्थापना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा आइए या अवस्थापना, ये बात देखिए, ठीक है ना। क्लियर कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रदेश की वर्तमान स्थिति को प्रकाश डालिए, कहाँ कहाँ अवस्थापना कार्य हुए हैं भाई, यानी परिवहन में एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, वाटरवेज का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, ठीक। आप खुद देखिए जो पढ़े हैं हम लोग उन्हीं को ऐड कर रहे हैं, ठीक। भाई परिवहन बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला, पहले परिवहन पे ही
एक्सप्रेसवे वाला क्या हो गया, राज्य हो गया। फिर आ जाएंगे उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य, जो भी अवस्थापना हो रही है, हो रहा है कि नहीं। वाल्मीकि निर्माणाधीन है और नोएडा का जेवर भी निर्माणाधीन है, बाकी सब संचालित चल ही रहे हैं। 4 संचालित है, एक निर्माणाधीन जेवर वाला है, ठीक है ना, उसे आप मेंशन करेंगे। फिर नेशनल वाटरवेज भी बन रहा है, ठीक, कब से बन रहा है नेशनल वाटरवे अधिनियम 2016 से, ठीक है ना। कुल पूरे देश में 111 प्रस्तावित हैं, ठीक है ना। एक टोटल 111 हो गए, 5 थे पहले, 106 बाद में अधिनियमित किए गए, ठीक है ना। तो मतलब ओवरऑल वो अब आ जाइए उद्योग के बारे में, दुनिया भर के उद्योग, ठीक है ना। सोलर अगर हम लोग वो कर रहे हैं तो वही तो एक उद्योग का ही पार्ट है, ठीक है ना। क्लियर, MSMEs दुनिया भर के आप ODOP डेवलप कर सकते हो, ODOP के बारे में बता सकते हो कि सरकार जो है स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए छोटे लघु उद्योग खोलने पे विचार करें, जिसके लिए ODOP सरकार की पहल है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें स्वास्थ्य पे आ जाइए, स्वास्थ्य में बजट को आप दिखा दीजिएगा कि कितना % बजट है, शायद 11% इस बार बजट है, ठीक है ना। 11%, शिक्षा में 13%, ठीक है ना। तो आप 13% दिखाओगे या नहीं 11% दिखाओगे, सरकार इतना कर रही है, ठीक। गिनवा दोगे कोरोना काल के भयावह को देखते हुए, भयावह स्थिति को देखते हुए सरकार पहले से ही जागरूक, अब आने वाले बजटों में सरकार पहले से ही जागरूक होकर के कार्यक्रम निर्धारित कर दे रही है कि आने वाली आपत्ति से या डिजास्टर से या आपदा से सरकार निपट सके, ठीक है ना। क्लियर। स्वास्थ्य कर्मियों, स्वास्थ्य में आप लिखोगे कि कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, ये अवस्थापना गिनवाना है, ठीक है ना। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, कितने आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कितने होम्योपैथिक मेडिकल, सबको पढ़ाया गया है कि नहीं। इतने सारे मुद्दे मिल जाएंगे आप डालने के लिए, ठीक। उसके बाद शिक्षा में आ जाएगी, शिक्षा देखी रहेगी, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज IITs और पॉलिटेक्निक्स को डिजिटलीकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। शिक्षा में हम ये भी जान जाएंगे कि क्या ग्रामीण लाइब्रेरी है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी को बढ़ावा देना, कि ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा की पहल हो सके, ठीक है ना। शिक्षा बच्चों तक पहुंच सके, वहाँ बच्चे जागरूकता से पढ़ सकें और डिजिटल हर चीज़ किए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो एक वो हो गया। फिर रोजगार पे आ जाइए, रोजगार सृजन तो आप हमेशा देख रहे हैं कि इतना लाख इसमें रोजगार, इतना लाख इसमें रोजगार, हर आप पॉलिसी देख लो, पॉलिसी में अंत में इतना दिया हुआ है जरूर कि इतने रोजगार, इतने लाख रोजगार सृजन प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से होंगे इस पॉलिसी के तहत। तो पॉलिसी गिनवाइए रोजगार को, ठीक है ना, रटे रहेंगे खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक। देखिए सब वही चीज़ें हैं, घूम फिर करके आती हैं और वही लिखना रहता है। कोई कठिन आपको दिख रहा है, वो देखिए कठिन तब तक लगता है जब तक हम लोग पढ़े नहीं करते हैं। हम एक बार लिखना शुरू कर दिए, कलम चलाना शुरू कर दिए, तो उसके बाद सब हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी किसी का सिलेक्शन हो गए, अधिकारी बन जाए, तो उसको शुरू में लगेगा अरे कैसे हम जिला संभालेंगे, 1-5 दिन संभाल लिए, उसके बाद 6ठे दिन तो लगेगा कि बस हम ही हैं, ठीक है ना। क्लियर। तो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। आगे आइए, तो आदि को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा अवस्थापना, ठीक है ना, अवस्थापना के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब देख लीजिए कौन कौन विकास सेतु कार्यक्रम योजनाएं संचालित कर रहे हैं। सड़क एवं सेतु निर्माण, ठीक, परिवहन में हो गया, औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण उद्योगों में हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए लिखने का ढंग कहाँ कहाँ से। फिर उसके बाद स्वास्थ्य केंद्रों, मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ये स्वास्थ्य अवस्थापना हो गया, ठीक है ना। ITIS डेटा सेंटर आदि की स्थापना, ये कहाँ हो गया, शिक्षा में अवस्थापना, ठीक है ना। क्लियर। फिर MSME इकाइयों की स्थापना, ये उद्योग में अवस्थापना, ठीक। सिंचाई एवं जल संसाधन परियोजनाओं का संचालन, कृषि अवस्थापना या सिंचाई इरिगेटेड, ठीक। उसके बाद हवाई यातायात, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना देख लीजिए, उसमें आ गया। परिवहन, आवास निर्माण, ठीक है ना,
फिर उसके बाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों की स्थापना, ये भी आपका शिक्षा में आ गया, ठीक है ना। तो अब स्थापना कई जगह है, ठीक है ना। फिर देखिए पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी यातायात सुविधा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय मार्गों का विकास किया जा रहा है, ठीक है ना। अब एक्सप्रेसवे का नाम गिनवा दीजिए। उसी के आसपास औद्योगिक क्लस्टर्स डेवलप हो रहे हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब जोड़ते जाइए। ये उद्योग हैं तो उद्योगों के किनारे क्या कर रहे हैं, आप औद्योगिक क्लस्टर्स डेवलप कर दे रहे हैं। जब औद्योगिक क्लस्टर्स डेवलप कर देंगे और किनारे कुछ रहने के भी साधन, आवास अवस्थापना भी कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर, ये भी हो सकता है। फिर देखिए पूर्वांचल, ये एक्सप्रेसवे बन रहा है, इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है और उसी में इस एक्सप्रेसवे के किनारे किसकी स्थापना की जा रही है, फिल्म सिटी की स्थापना की जा रही है। मतलब जो जिसका गुण है, जिससे जुड़ रहा है, मतलब आपका यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ जा रहा है, नोएडा तक जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर। अब नोएडा के किनारे क्या बन रहा है, भारत का पहला फिल्म सिटी, ठीक है ना, फिल्म सिटी डेवलप हो रहा है। फिर उसके बाद आइए बुंदेलखंड एक्सप्रेस, बुंदेलखंड में ही हमारा क्या हो रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। तो चलिए भैया डिफेंस कॉरिडोर औद्योगिक उससे हो गया हमारा, ठीक है ना। फिर प्रदेश में बेसिक साइबर फोरेंसिक लैब, पुलिस मुख्यालय पर एडवांस डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना कराई जा रही है। ये किससे हो गया, ये आपका साइबर सिक्योरिटी से हो गया, सुरक्षा से हो गया, सुरक्षा अवस्थापना, ठीक है ना। क्लियर। आगे आइए, आगे हमारा दिया हुआ है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, अवस्थापना से। क्या है भाई, इसके तहत ग्रामीण और शहरी में हेल्थ वेलनेस सेंटर्स, क्रिटिकल केयर यूनिट और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। तीन चीज़ तो आपको ऐसे ही दिख गई। पहले क्या, वेलनेस सेंटर, ठीक है ना, हेल्थ वेलनेस सेंटर, क्रिटिकल केयर यूनिट, ठीक है ना, और इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब। फिर उसके बाद क्या, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक, उस हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए पोर्टल, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स, मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल्स, ठीक है ना। भाई इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स बनाए ही जा रहे हैं, आज तात्कालिक आवश्यकता पड़ जा रही है, ठीक है ना, तुरंत तत्काल में आवश्यकता पड़ जा रही है, तो उसके लिए इमरजेंसी सुविधा, ठीक है ना, इमरजेंसी में ऑपरेशन सुविधा की बात। फिर उसके बाद मोबाइल यूनिट स्थापना, मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल, जो मोबाइल हॉस्पिटल्स होते हैं इधर उधर घूम के इलाज करते हैं, उनकी भी सरकार क्या कर रही है, व्यवस्था कर रही है। तो वो भी आपके किस में आ जाएगा, अवस्थापना में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है हमारा क्या, प्रदेश सरकार द्वारा जिले में मेडिकल कॉलेज, प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य घोषित किया गया है, ठीक। तो अब क्या है, एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की योजना के अंतर्गत 45 जनपद में मेडिकल कॉलेज हो चुके हैं, पता है, ठीक। बाकी 14 में निर्माणाधीन है, लिख दीजिए। अभी रिसेंट में बलिया और बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, ठीक। और ये दिखा दीजिए कि किस मॉडल पर, PPP मॉडल पर। भाई PPP का फुल फॉर्म ही लिखेंगे, उतने में ही हमारा एक लाइन भर जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित, इतने पे लिखेंगे, एक लाइन भरा कि नहीं भरा है। और आपको भरना केवल है 15 लाइन एक पन्ना, 15 लाइन एक पन्ना, 30, समझ रहे हैं, 30 लाइन। उसी में तो फ्लो चार्ट और तमाम चीज़ें भी तो बनाएंगे। तो लिखने का जब एक बार तरीका आ जाएगा ना, तो बड़ा अच्छा सा आप लिख डालोगे सब, ठीक है ना। बस चीज़ें क्या क्या डालनी है ये पता होना चाहिए। फिर आइए, ये शिक्षा वाले हो गए, IT, ITES, डेटा सेंटर, डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, दुनिया भर का लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इन सब के लिए 25 नीतियाँ भी क्या की गई हैं, प्रख्यापित की गई है, पॉलिसीज, डिफरेंट पॉलिसीज ले आई गई हैं, ठीक है ना। भाई वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक्स पॉलिसी है, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है, पर्यटन पॉलिसी है, ठीक, सारा पॉलिसी है आपका। फिर आ जाइए MSME तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा, ठीक है ना, ये इकाइयाँ स्थापित की जा रही हैं, जिससे
पूंजी निवेश और रोजगार सृजन सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक, उसके बाद आइए नलकूप निर्माण परियोजना, ये सिंचाई से रिलेटेड हो गए। नलकूप किससे सब वो कर दिया गया है नाबार्ड, ठीक है ना, क्लियर। और इसमें दुनिया भर का है, ये सब आप लोग लिख डालें, कोई बहुत ही, ठीक है ना। एक बार पढ़ा है बजट, और बजट के क्वेश्चन देखिए, उसके आधार पर अपने से लिखने का प्रयास कीजिए। पहले सारे सेक्टर्स को अलग करिए, कैसे महिला एवं बाल विकास, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, अवसंरचना, अलग अलग सेक्टर्स जितनी योजनाएं हैं सब एकदम चिट बना करके एक पन्ना में लिख डालिए। उसमें जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाए, जैसे एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे डिफेंस कॉरिडोर कर दिया, यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं तो वहीं हल्का सा फिल्म सिटी कर दिया, ये अटैच कर सकें, ठीक है ना, याद भी रहेगा, अटैच भी कर सकें। ठीक, तो ऐसे ही धीरे धीरे लिखा जाता है, और लिखना से एक बार सीख गए सब हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ, उत्तर प्रदेश बजट 23-24 की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अब देखिए, चर्चा कीजिए, हमने क्या कहा था, आता है ऐसे ही प्रश्न सीधे सीधे दे देते हैं, ठीक है ना, क्या देंगे, उनके पास क्वेश्चन ही नहीं है। सिलेबस जो है डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत कठिन नहीं पूछा जाएगा। अगर ये बच्चा हुआ बना के कर रहा है कि मेंस बड़ा कठिन है, मेंस बड़ा कठिन है, मेंस से आसान कुछ नहीं है। प्रीलिम्स अलबत्ते मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत क्या है, फैक्ट ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश बीसीएस पूछता है, ये याद रखिए। मेंस तो जैसे बीए में लिखते हैं आप लोग, वही है, बस लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए और मैटर मालूम होना चाहिए कि क्या याद करें, और 60% तो आपका प्रीलिम्स वाला ही है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए, तो ये लिख लीजिएगा किसके संदर्भ में, 25-26 के संदर्भ में, ठीक है ना, डाल दीजिएगा इसको। ठीक, देख लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा क्या क्या हम लोग शामिल कर सकते हैं, इससे लिखने का तरीका आ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और नहीं तो सारांश आपको दिया ही है, सारांश देखिए, तो सारांश सबसे अच्छा है, उसी में एक दो लक्ष्य भी को निर्धारित कर दीजिए, क्या क्या कैसे कैसे, बस ये खत्म आपका, ठीक है ना। ये आपका टॉपिक खत्म हुआ बजट वाला। फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अब दूसरा टॉपिक हम लोगों को देखना है। दूसरा टॉपिक जो है कहाँ गया, देखिए अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्लियर। एक टॉपिक है, एक चैप्टर ही है आपका, ठीक। कृषि का व्यवसायीकरण और कृषि फसलों का उत्पादन, ठीक है ना, कृषि फसलों का उत्पादन यानी प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक, क्लियर। चैप्टर का नाम क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण यानी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन यूपी और प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ठीक है ना, क्लियर। जानिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस किस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक, क्लियर। इससे घबराइए नहीं कि दूधुला दिख रहा है, ठीक है ना, आपके लिए उचित व्यवस्था इस PDF में कर दी गई, ठीक है ना, जिससे कि साफ सुथरा आ सके, ठीक है ना। हम हर चीज़ देख करके वो कर लेते हैं कि भाई जहाँ बच्चों को दिक्कत हो रही तुरंत, क्योंकि यही डालने का तरीका है, ठीक है ना। जब तक इस तरह से लिखेंगे नहीं आप, तब तक आपको उत्तर कहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। तो जितने चार्ट्स हैं उनको मैंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, ठीक है ना। यही है ना, एक एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन पूछा है ये कि उत्तर प्रदेश का देश में खाद्यान्न फसलों, ठीक है ना, के उत्पादन में प्रमुख स्थान है। जाहिर सी बात है कि खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1, ठीक है ना, क्लियर। इस कथन का मूल्यांकन कीजिए, इवैल्यूएशन, ठीक है ना, क्लियर। कैसे करना है ये,
सबसे पहले तो बड़ा ही लिखती है कि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के लिए भी कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद यह है कि यहाँ क्या है कि उत्तर प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र में ही कृषि आती है, ठीक है ना। कृषि का योगदान 26% है, प्रेजेंट टाइम में 26%, ठीक है ना। और सरकार ने एग्रीकल्चर क्षेत्र में लक्ष्य भी 5.1 का रखा है, ठीक है ना, क्लियर, ये चीज़ है। आगे आइए, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों यथा गेहूं, आलू, गन्ना उत्पादन में कैवे नंबर पे है? प्रथम। अब ये भी लिख सकते हैं कि चावल में क्या है? द्वितीय दिया है भाई, ठीक है ना, कि चावल उत्पादन में क्या है? द्वितीय स्थान पे, और सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये ध्यान, ठीक है ना। किसमें ये प्रेजेंट टाइम में ये चल भी रहा है कि उत्तर प्रदेश गेहूं में, आलू में, गन्ना में, ठीक है ना, तीनों में नंबर 1 पे, ठीक, चावल में नंबर 2, सब्जी में नंबर 1, ठीक। आगे उत्तर प्रदेश में अवस्थित गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान एक वरदान की तरह है। जाहिर सी बात है, गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र है, ठीक है ना, जो मध्य का एरिया, मैदानी एरिया है, वो काफ़ी उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है ना, जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, ठीक है ना, ये। उसके बाद जो राज्य के खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में आदर्श दशाएं उपलब्ध कराता है, इट्स आइडियल कंडीशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है ना, ये। हरित क्रांति के आगमन से राज्य में एक खाद्यान्न उत्पादक राज्य के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है ना। हरित क्रांति आया था, कब आया था? 67 में, ठीक है ना, ये पता होगा आप लोगों को। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत के राज्यों में प्रथम स्थान पर है, जो राज्य को प्राथमिक कार्यों के लिए अपेक्षित श्रम बल उपलब्ध कराता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि 55% से ज़्यादा कर्मकार कृषि क्षेत्र में, किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में, मानते हैं, ठीक। तो कृषि कर्मकार उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। सरकार द्वारा शुरू न्यूनतम समर्थन मूल्य, हमने बताया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कुल कितने फसलों के लिए दिया जाता है? 23 फसलों, ठीक है ना, 23 फसलों के लिए दिया जाता है, जिसमें दलहन 5, तिलहन आपके 7, ठीक है ना, अनाज 7 और कमर्शियल क्रॉप 4, ठीक है ना, ये पता होना चाहिए। CACP द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य ई नाम, ठीक, ई नाम और क्या है? सहकारी विपणन समितियां, ठीक, आदि किसानों की उपज का उचित मूल्य प्रदान करने का कार्य कर रही है, ठीक है ना। उसके बाद जिससे खाद्यान्न फसलों की खेती को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। ध्यान में रखिएगा, दिन में सोना बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। आज का पेपर पढ़िएगा, आज के पेपर में रिसर्च निकला है, ठीक है ना, मैं वो भी ग्रुप में शेयर करवा दूंगा, ठीक है ना, पढ़िए। विद्यार्थी जीवन है केवल और केवल मेहनत करने का, ठीक है ना, और उसके बाद सोना ही सोना है कि नहीं है, ठीक। हाँ चलिए, ठीक, हो जाता है कभी हम भी समझ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कोई नहीं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। निष्कर्ष रूप से कहा जाए तो उत्तर प्रदेश राज्य खाद्यान्न फसलों के साथ साथ नकदी फसलों में भी प्रमुख स्थान पे है। जाहिर सी बात है। कैश क्रॉप्स की भी बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में कैश क्रॉप्स भी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा है, ठीक। और राज्य में सरकार द्वारा विभिन्न बजटीय घोषणाओं में किसान समर्थित योजनाओं का लाना राज्य सरकार के किसानों के प्रति संवेदनशील होना प्रकट करता है, ठीक है ना। तो मतलब इसने आपको ये पूरा जो है क्या कर दिया है, बता दिया है कि किस किस तरीके से उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है,
प्रथम आपने इवैल्यूएशन कर दिया, सारे क्षेत्रों का बता दिया, ठीक। पहले आपने सारे क्षेत्रों का बता दिया, उत्पादन क्या होता है उसके लिए दशाएं बता दी। दशाएं क्या बता दी कि गंगा यमुना का दोआब जो है काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, जो उसके लिए उचित वातावरण पैदा कर देता है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद तीसरा क्या है, हरित क्रांति के बारे में आपने बता दिया। चौथा पॉइंट आपने क्या बताया कि जनसंख्या भी बता दिया, जिससे श्रम के बारे में आपने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में कर्मकार 55% क्या है, केवल एग्रीकल्चर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, श्रम की उपलब्धता है उत्तर प्रदेश में। फिर उसके बाद आपने बेचने के नाम पे बोल दिया कि क्या क्या कैसे सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाल दी है, ई नाम निकाल दी है, सरकारी विपणन समितियां निकाल दी है, ठीक है ना। तो मतलब ये समितियां किसानों के लिए हितकारी है, ठीक है ना। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निकाल दी है, उससे नीचे दाम कोई नहीं दे सकता है, ठीक है ना। जैसे इस वित्त वर्ष अगर आप देखोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं अभी बिक रहा है और गेहूं की फसल कट रही है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है 24-25, ठीक है ना, 24-25 यानी 2425 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है ना, कितना है प्रति क्विंटल, मतलब इससे नीचे कोई नहीं दे सकता है। और 20 रुपया वो उसके लिए है ढोआई और चढ़ाई उतराई जो होता है उस सब के लिए भी सरकार उतना दे रही है, अभी कल ही के पेपर में निकला था, ठीक है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब क्या, देखिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य इस समय गेहूं का कितना चल रहा है, चावल का कितना चल रहा है, ठीक है ना। तो जो फसल चल रही होती, जैसे ये रबी फसल थी, ठीक, अब खरीफ फसल के लिए आएगा, ठीक है ना, कि क्या क्या कैसे कैसे किस किस तरीके से, ठीक। आगे आइए, उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों की निम्न उत्पादकता के कारणों का उल्लेख। अब ये देखिए यहाँ क्या कहा है, कृषि फसलों की निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है, इसके लिए कारण बताइए क्या क्या कारण है, ठीक। इसे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, ठीक, जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित है, कृषि। कुल आबादी का लगभग 65% हिस्सा किस पर निर्भर है, कृषि पर, और राज्य में लगभग इतना 1.165 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है, ठीक है ना। और संपूर्ण खाद्यान्न उत्पादन में राज्य कितने पे है, सर्वोच्च है, लेकिन उत्पादकता के मामले में क्या है, ठीक है ना, क्लियर। उत्पादकता अगर देखें तो पंजाब में ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में गेहूं सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन उत्पादकता में कौन स्थान, पंजाब का शीर्ष है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं, आगे दिया हुआ है यहाँ कि राज्य में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयास निम्नलिखित हैं, ठीक है ना। एक तो उत्पादकता कम के कारण और प्रयास, दोनों चार्ट दिए हुए। अब इन दोनों चार्टों को हम लोग क्या है बारी बारी से देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है पहला क्या, राज्य में फसलों की निम्न उत्पादकता का कारण क्या क्या, ठीक है ना। आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। पहला क्या, पहला ये जोत का छोटा आकार, ठीक है ना, कृषि जोत जो है उसका आकार क्या है, छोटा है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा ये भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव, राज्य में देश की कुल आबादी का 16.5% हिस्सा रहता है, लेकिन देश में कुल क्षेत्रफल का मात्र इतना हिस्सा राज्य में, ठीक है ना, क्लियर। तो यहाँ भी कम है, ठीक, मतलब जितनी आबादी है, आबादी के सापेक्ष अगर कृषि का वो देखा जाए तो वो कम है, ठीक है ना, क्लियर। उसके बाद आइए, ऋण एवं विपणन सुविधाओं का अभाव है, ठीक है ना, बीच में साहूकारी, सूदखोरी, दुनिया भर का
ये सब बिचौलियापन, ये सब ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद आइए तकनीकी कारक, राज्य में उच्च उत्पादकता वाले बीजों की अनुपलब्धता है, ठीक है ना, मतलब हाई यील्डिंग सीड्स की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है ना। अगर पहुंच है तो महंगी, अगर पहुंच है तो क्या है, महंगी है। किसानों में मृदा परख तकनीकी का अभाव है, ठीक है ना, मृदा तकनीक का अभाव है। इसके लिए सॉइल कार्ड सरकार ने चलाया है, ये प्रयास में लिख देंगे, ठीक है ना, क्लियर। फिर किसानों को उर्वरक और कीटनाशकों का उचित अनुपात में प्रयोग न करना, जाहिर सी बात है कि उर्वरक मिला तो वो डालते ही जाते हैं, यार हमारा फसल बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, कीटनाशक भी डालते हैं, इसका विपरीत प्रभाव आता है। जब आप पेस्टिसाइड का एक चैप्टर है, पेस्टिसाइड्स पढ़ेंगे, कीटनाशक पढ़ेंगे, तो उसका असर जो है आपके दिमाग पर आता है, ठीक है ना। पूछा जाता है जैसे किस तरह से, ठीक है ना, आज कृषि, ठीक है ना, को अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने, ठीक है ना, जैसे एक प्रश्न भी इससे बन सकता है कि कृषि के प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ाने के कृत्रिम उपायों द्वारा हम कृषि तो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है ना, कृषि उपज तो बढ़ा ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम स्वास्थ्य के साथ क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। यही ये हो रहा है। जैसे आपकी हरित क्रांति, हरित क्रांति में भी क्या हुआ, उसमें पूरा का पूरा उर्वरक इन सबका योगदान रहा, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन कहीं ना कहीं इसके डिमेरिट्स भी आए, क्या, स्वास्थ्य पर बुरा असर, ठीक है ना। जैसे एक राइटर थे, अमेरिकन राइटर थे, जिनका नाम था रसल कार्सन। क्या नाम था, रसल कार्सन। रसल कार्सन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग्स। क्या लिखी थी, साइलेंट स्प्रिंग्स, ठीक है ना, क्लियर। जैसे इसमें जान लीजिए, जैसे रसल कार्सन थे, रसल कार्सन, कौन, रसल कार्सन की एक पुस्तक थी द साइलेंट स्प्रिंग्स, द साइलेंट स्प्रिंग्स, ठीक है ना, साइलेंट स्प्रिंग्स, ठीक। ये किताब पूछी गई है, आपके पीसीएस पर भी पूछी गई है, और आप जब पर्यावरण के बारे में लिखते हैं तो उसमें भी ये बिंदु डाल सकते हैं, ठीक है ना। एक टॉपिक होता है, क्या, एक टॉपिक होता है आपका जिसको हम लोग कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। क्या कहते हैं, बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक, बायो मैग्नीफिकेशन, ठीक। बायो मैग्नीफिकेशन में क्या होता है ये जानिए। जैसे है क्या, ये साइलेंट स्प्रिंग्स नाम क्यों पड़ा, कारण जैसे होता क्या था कि मान लीजिए हम लोग खेती कर रहे हैं, खेती किसानी कर रहे हैं, ये खेत है, और खेत के ठीक किनारे क्या है, नदी, नदियाँ बह रही हैं, ठीक। हमने क्या किया कि इसमें उर्वरक डाले, क्या डाला, उर्वरक। उर्वरक का मतलब क्या, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, क्या, फर्टिलाइजर डाला, फर्टिलाइजर इसमें डाला, तो ये कहीं ना कहीं बहते बहते किसमें आएंगे, नदियों में आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक, आएंगे, और इसका असर किस पे आएगा, नदी के जल में, ठीक। ये जल चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, हमारे तक पहुँच गए, ठीक है ना। या होता क्या था कि इन जल को चिड़ियों की कुछ प्रजातियां थी जो पीती थी, इनके किनारे बसते हैं, और इधर जंगल जो थे, ठीक, उसमें चहचहाहट इनकी रहती थी। और फाइनली क्या हुआ कि जब ये चिड़िया यहाँ का जल पीती थी तो कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड का शिकार होती थी, और अंततोगत्वा वो मर गए। उनकी प्रजातियां धीरे धीरे क्या होने लगी, विलुप्त हो गई, ठीक है ना। और एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट होने लगी, यानी
विलुप्त एक हिसाब से होने लगी। जब विलुप्त होने लगी तो जाहिर सी बात है कि हम लोग क्या कहेंगे, स्प्रिंग्स क्या कैसी हो गई, सही है। तो बसंत को एक चहचहाहट कहा जाता है। बसंत को क्यों अच्छा माना जाता है कि हरी भरी पत्तियाँ, ठीक है ना, और उस पर चिड़ियों की चहचहाहट और भी तमाम चीज़ें, ठीक। जब मतलब स्पीसीज़ पूरी बर्ड्स की क्या हो गई, साइलेंट हो, ठीक है ना, उसी पे क्या हो गया, साइलेंट स्प्रिंग उन्होंने रसल कार्सन ने किताब लिखी। इसका दुष्प्रभाव आता है, दुष्प्रभाव ये आता है कि जैसे होता क्या है कि बर्ड्स है, बर्ड्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, ठीक है ना, जानवर खा रहे हैं, उनके बड़े जानवर खा रहे हैं, मतलब ये एक फूड चेन से हमारे अंदर आ गए। कहाँ आ गए, फूड चेन से मैन के अंदर आ गए। किसमें आए, मैन में आए कि नहीं आए, आ गए। या मान लीजिए कि वाटर ही है, वाटर ही आदमी पी रहा है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सप्लाई के थ्रू, कितना भी फिल्टर कर लीजिए वो असर तो आएगा ही केमिकल का, तो वो हमारे अंदर आ गया। हमारे अंदर एक क्या है, टिश्यू, उस टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। कौन टिश्यू कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू का मतलब होता है कौन, वसा ऊतक। कौन ऊतक, वसा ऊतक, ये ध्यान रखिए, वसा ऊतक। जो वसा ऊतक होता है इसी में आकर के ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, एंड दैट इफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अफेक्ट करता है किसको, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। और जब नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है तो जाहिर सी बात है कि आदमी पागलपन, ठीक है ना, और झुंझलाहट और भी तमाम चीज़ें उसका शिकार होता है, ठीक है ना, असमय मृत्यु, दुनिया भर की चीज़ें, ठीक है ना, कई ड्रॉबैक्स हैं जो इसके पड़ते हैं। दैट होल प्रोसेस इज नोन एज यहाँ बायोमैग्निफिकेशन, जैव आवर्धन कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीज़ें हैं, ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, तो ये उसका उदाहरण है जिसे आप जान सकते हैं कि मिस यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स या बैड इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, कैसे कैसे, हाउ पेस्टिसाइड इफेक्ट आवर नर्वस सिस्टम, आवर एडिपोज टिश्यूज थ्रू मैग्निफिकेशन और बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है ना, हाउ इट इज़ अफेक्टेड द स्पीसीज ऑफ बर्ड, ठीक है ना, दैट्स वाई यही है साइलेंट स्प्रिंग्स, ठीक। ये रसल कार्सन की किताब में पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर, ये चीज़। चलिए आगे लेते हैं, आगे दिया हुआ है ये, ठीक। राज्य में कृषि उत्पादक कहाँ ये, ठीक, उत्पादकता के और क्या कारण है, मानवीय कारण। राज्य में किसानों का भाग्यवादी दृष्टिकोण, नई तकनीक की अनभिज्ञता, ठीक है ना, जो भी नई नई तकनीकें हैं उससे क्या है, लोग अनभिज्ञ चल रहे हैं, उससे क्या चल रहा है, अनभिज्ञ चल रहे हैं। फिर उसके बाद अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, जैसे राज्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में पूरी तरह क्या है, सूखा प्रवण क्षेत्र, मानते भी नहीं, मतलब जल का अभाव है। इसी वजह से वहाँ जल प्रबंधन की व्यवस्थाएं की जा रही है कि किस तरह से हम लोग जल का संचयन करें, वर्षा के जल को संचित करें, ठीक है ना, जिससे हम लोग जल प्रबंधन करें और जल को, संचित जल को हम लोग क्या करें, वो सिंचाई में ले जाएं, संचित जल, ठीक है, क्लियर। उसके बाद देख लीजिए क्या है, संस्थागत कार्य कौन से हैं, समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य का तार्किक निर्धारण न हो, ठीक है ना, तथा कृषि में संस्थागत सुधारों के प्रति नौकरशाहों में क्या है, उदासीनता का भाव व राजनेताओं में इच्छा शक्ति का अभाव। कभी कभी आप राजनेता तो अपने क्षेत्र की सारी समस्याएं जानते हैं, ठीक, उन्हीं समस्याओं को उजागर करने हेतु जनता उनको क्या करती है, चुनती है, और वही भूल जाते हैं कि उनको करना क्या था, ठीक है ना, क्लियर।
वो पार्टी हित में ज़्यादा सोचने लगते हैं, ठीक है ना, जनता हित के बजाय। ठीक, तो चीज़ें क्या हो जाती है, नौकरशाह और राजनेताओं की, नौकरशाहों में उदासीनता है और राजनेताओं में क्या रहती है, इच्छा शक्ति की कमी रहती है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से क्या है, राज्य में फसलों की निम्न उत्पादकता बनी थी, ठीक है ना। क्लियर। अब प्रयास देख लेते हैं कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, ठीक है ना। क्लियर। जैसे दिया हुआ है, किसान बन योजना चलाया है, उसमें जोत का जो छोटा आकार था, आकार वाइज उसको क्या हो रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। क्लियर। जो भी जानकारी हासिल कर रहा है उसी के आधार पर कृषि को विकसित किया जा रहा है। आगे आते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना ऋण उपलब्ध कराने हेतु, अभी आप लोग देखे ही थे कि सरकार ने कुल 37 लाख, ठीक है ना, किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा रहा है, ठीक है ना। क्लियर। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना आगे आई, सहकारी कृषि एवं किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि सहकारी कृषि यानी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और किसान उत्पादक संगठन, जितने भी किसान उत्पादन से रिलेटेड संगठन हैं, उनको क्या करना, प्रोत्साहित करना, ठीक है ना, एनकरेज करना, ठीक है ना। आगे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017, ठीक, आज जो है 2017 की जगह कौन आ गया है, खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022, ठीक है ना। क्लियर। ये आंसर पुराना है, ठीक, तो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, 2022 कर देंगे, ठीक है ना। क्लियर। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 आ चुकी है, ठीक, और प्रत्येक 5 वर्ष में अब अगला जो आएगा वो कब आएगा, 27 में, ठीक। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019, इसके तहत 50-100 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि संकुलों का विकास किया गया है। ये भी पुराना डेटा है, कृषि निर्यात नीति अभी आ चुकी है, ठीक है ना। क्लियर। ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अगला है कीट एवं रोग नियंत्रण योजना, ठीक, जो भी सरकार कीट और रोग से नियंत्रण के लिए योजनाएं बना रही है, ठीक, उस पर अमल करना, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, राज्यों के किसान को उचित और एकीकृत मूल्य प्रदान करने के लिए राज्य मंडियों को ई नाम से जोड़ना, ठीक है ना। राज्य मंडियों से क्या जोड़ना, ई नाम, ठीक है ना। नाम में एम जो है वो मार्केटिंग ही, ठीक है ना। क्लियर। हाँ, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, ठीक है ना, जिसको ये किससे संबंधित है, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है ना। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना, कृषि विकास योजना, ठीक। और फिर उसके बाद बुंदेलखंड पैकेज, जो हमारा क्या है कि बुंदेलखंड विकास निधि के लिए 500 करोड़ अब की बजट में क्या दिया गया है, उसे आप डाल देंगे, जो रिसेंट है, मतलब प्रयास तो यही रहेंगे, लेकिन आप रिसेंट उसमें डाल देंगे कि क्या क्या हमको करना है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये आपका क्या हो गया कि राज्य में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के प्रयास हैं, ठीक। उसके बाद आइए, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी में पहले नीचे पढ़ लेते हैं। और क्या है, राज्य सरकार के उपयुक्त प्रयासों से न केवल राज्य में कृषि की उत्पादकता में सुधार होगा, अपितु यह राज्य सरकार के लक्ष्य किसानों की आय दोगुनी करने में भी क्या होगा, सहायक साबित होगा। इसके साथ सरकार ने जैविक खेती के साथ धारणीय कृषि को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। मतलब धारणीय कृषि का मतलब क्या, सस्टेनेबल, ठीक है ना। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि सतत विकास, मतलब हम सतत विकास का मतलब ये हो जाता है कि जो चीज़ अभी हम उपभोग कर रहे हैं उन चीज़ों का प्रभावशाली उपयोग करते हुए, उपभोग करते हुए अपने भावी पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रखें। ये दैट पर्टिकुलर इज कंसेप्ट ऑफ क्या, सस्टेनेबल,
धरणीय विकास, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज हो जाता है। तो भावी पीढ़ियों के बारे में अपने को तो हम लोग सहेज भी रहे हैं और भावी पीढ़ियों के लिए भी क्या कर रहे हैं, सहेज रहे हैं, सुरक्षित रख रहे हैं। दैट पर्टिकुलर इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। तो उसी अवधारणा से रिलेटेड हो जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्लियर। जिससे एक स्वस्थ कृषि प्रणाली विकसित की जा सके, ठीक है ना। अब है उत्तर प्रदेश में कृषि का व्यवसायीकरण न होने का कारण क्या है, ठीक है ना। अभी देखिए हम लोग ऊपर कारण पढ़े भी, ठीक है ना। कृषि का व्यवसायीकरण वो था हम लोग का निम्न उत्पादकता के कारण। अब व्यवसायीकरण न हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, कमर्शियलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, वो कारण बताते हैं। और फिर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उपाय सुझाइए, ठीक है ना। जानिए कृषि के व्यवसायीकरण से आशय क्या है, पारिवारिक उपभोग के स्थान पर बाजार में बिक्री के लिए कृषि फसलों के उत्पादन से, ठीक है ना। समझ में आया, मतलब समझ में आया व्यवसायीकरण क्या, व्यवसाय जनरेट करना कृषि। हाँ, केवल ये नहीं कि बस हम गेहूं उत्पादन कर रहे हैं, चावल उत्पादन कर रहे हैं, दाल उत्पादन कर रहे हैं, तिलहन उत्पादन कर रहे हैं कि चावल खाएंगे, रोटी खाएंगे, दाल रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, और तेल में छौंका लगा रहेगा तो अच्छा रहेगा। केवल उपभोग, पारिवारिक उपभोग में ना, हम लोग बेच करके आमदनी भी पैदा करेंगे। दैट पर्टिकुलर इज व्यवसाय। ये हमारा क्या है, व्यवसाय, ठीक है ना, क्लियर। तो वही चीज कहा है कि पारिवारिक उपभोग के स्थान पर, पारिवारिक उपभोग अब भूल जाइए, ऐसा नहीं है कि एकदम छोड़ दीजिए, ठीक है ना, कि बस बेचने पे ही लगा रहे हैं। मतलब ये है कि अगर 11 बोरा आपके यहाँ हो रहा है तो एक बोरा अपने लिए निकाल दीजिए, 10 बोरा क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, ठीक है ना। अगर एक बोरे में आपका काम चल जा रहा है तो एक बोरा निकाल लीजिए अपने भर के, ये थोड़ी ना कि सब बेच दिए फिर मार्केट से जा रहे हैं खरीदने, ठीक है, ठीक है। तो वही चीजें हैं, ठीक है ना, कि बिक्री के लिए कृषि फसलों के उत्पादन से है, ठीक है ना। अभी कल ही पेपर में देखेंगे तो कृषि व्यवसायीकरण पे ही वो था कि सरकार जो है 100 कुंटल गेहूँ को बेच रहा है, उसके लिए वो कौन पहले कुछ बनवाना पड़ता था, वो लेना पड़ता था फूड और सप्लाई डिपार्टमेंट से, खाद्य रसद विभाग से। अब ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बेच सकता है विदाउट एनी रुकावट, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके का ये क्या है, दैट पर्टिकुलर व्यवसायीकरण, ठीक है ना। उसके लिए एक पोर्टल भी दिया था कि अगर उन्हें बेचना है तो यहाँ आप रजिस्टर्ड कर दीजिए और सरकार ने इतना न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, वो आपके पास खुद आकर के खाद्य सप्लाई विभाग जो है आपसे ले लेगा और आपको पैसा दे देगा कि ये लीजिए साहब आपका पैसा। आपको बिचौलियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे बिचौलिए होते हैं क्या कि वो कि आपका बिकवा देंगे, सरकार रोक लगा रही है, ये कर रही है, पट्टी इस तरह के पढ़ा करके क्या करती है, अपना भी लाभ कमा लेते हैं। कैसे आजकल जमींदारी में देख रहे हैं, ठेकेदारी और तमाम चीज़ें, यही सब चल रहा है। आप डायरेक्ट जिसकी ज़मीन है उससे नहीं मिल पा रहे हैं, बिचौलिए आपको ले जा रहे हैं, ठीक है ना, मोटी रकम अपने कमा ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। वही मोटी रकम आप बचा सकते थे और उसके निर्माण कार्य में, अवस्थापना में और संरचना में लगा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। और बड़े सहर्ष आप देते भी हैं कि हाँ ये तो हमें मकान दिलवा रहा है, ये आप पीछे भूल जाते हैं कि वो अपने भी ले रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो राज्य में कृषि व्यवसायीकरण की शुरुआत स्वतंत्रता से पहले ही हो गई, ठीक। अंग्रेजों द्वारा नील व सोरा की खेती, आप सुने होंगे कि नील की खेती के लिए फेमस था क्या, बयाना। बयाना एक क्षेत्र था और आपका बिहार, ठीक है ना, खासकर चंपारण वाला एरिया, ठीक है ना, नील की खेती के लिए काफ़ी फेमस था। और चंपारण में आपने पढ़ा ही है दिनकटिया प्रथा, ठीक है ना, 3/20,
ठीक, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ठीक, हाँ, तो उसमें सबका योगदान था। गांधी जी द्वारा छेड़ा गया भारत में प्रथम सत्याग्रह, ठीक है ना, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। और गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कौन था? दक्षिण अफ्रीका वाला, ठीक है ना, वो प्रथम था। अगर प्रथम पूछे तो दक्षिण अफ्रीका, और भारत में प्रथम पूछे तो चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। ये डिफरेंस आना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। तो स्वतंत्रता से है नील की खेती, सोडा की खेती। राज्य में गन्ना प्रमुख व्यवसायिक फसल रही है तथा तंबाकू, अफीम, मेथा, ठीक है ना, उत्पादन में राज्य का प्रमुख स्थान रहा है, ठीक है ना। राज्य में कृषि व्यवसायीकरण में अपेक्षित प्रगति न होने के लिए उत्तरदायी कारण निम्न। और कौन कौन कारण उत्तरदायी हैं उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। दिया हुआ है कृषि में व्यवसायीकरण, ठीक, ये है आपका चार, ठीक है ना, क्लियर। दिया हुआ है राज्य में कृषि के व्यवसायीकरण न होने के कारण। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख करके आते हैं आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखने में भी अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं है? तो इस तरह की लेखन शैली थोड़ा सा आप लोग अपने में लाएं, ठीक है ना। ये एकदम इसी पर आधारित भी ना हो, ठीक है ना, कि हम लोग बिल्कुल, हाँ, थोड़ा होना चाहिए कलात्मक। आइए, जैसे क्या है, कृषि व्यवसायीकरण न होने के कारण पहला जोत का छोटा आकार, ठीक है ना। और प्रयास में सरकार के आपने देखा था कि जोतों का डिटेल सरकार मांग रही है और उसी हिसाब से नियंत्रण हो रही है। आगे आइए, किसानों तक सुलभ ऋण की अनुपलब्धता, ठीक है ना, किसानों तक सुलभ ऋण नहीं पहुंच पा रहे, अनुपलब्ध है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है ना। ज़्यादातर साहूकार और महाजनों पर निर्भरता, मतलब बिचौलिए जितने हैं वो ज़्यादा, ठीक है ना, रकम मतलब ब्याज पे दे करके उनसे वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिचौलियों की मध्यस्थता ज़्यादा है। आगे आइए, फिर असुरक्षा, छोटे व सीमांत किसानों को MSP का लाभ न होना, ठीक है ना। भाई छोटे और सीमांत कृषक जो हैं उनको लाभ MSP का बहुत ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बाजार में जब ले जाते हैं तो कम होने के कारण वो लोग अपना मनमानी कर रहे हैं। ज़्यादा होने पर वो कहते हैं कि हाँ भाई MSP पे ही हम आपको देंगे, लेकिन अगर 1 हेक्टेयर से हमारे पास कम भूमि है, आप गए, आपका उपज भी कम है, तो वो कहा कि ना हम आपको इतना रकम 24-25 के हिसाब से नहीं दे पाएंगे, हम कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि उनके मतलब प्रोडक्शन पे भी असुरक्षा है कि उनको उनकी उपज का पर्याप्त दाम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। छोटे व सीमांत कृषकों को MSP का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कृषि की परंपरागत विधियाँ, जाहिर सी बात है कि वही भाई मुद्रा, पैसे, धन के अभाव में कृषि पे कृषि आज परंपरागत तरीकों से ही कृषक करने को मजबूर है, ठीक है ना। जैसे हल चलाते थे पहले बैल लेकर के, भाई जिनके पास नहीं ट्रैक्टर की व्यवस्था है वो क्या कर रहे हैं, खुद ही खेत जोत रहे हैं बैल से, ठीक है ना। वही परंपरागत कृषि, ठीक, क्लियर। आज कंपाइन आ गया है, गेहूँ तुरंत काट दे रहा है, मिनटों नहीं लग रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है, पुरानी परंपरागत व्यवस्था वही कटाई, ठीक है ना, क्लियर। थ्रेशर का इंतजार कर रहे हैं फिर, ठीक। तो कई चीज़ें हैं जो अभी पुराना ही चल रहा है, पुरानी कृषि पद्धति और पारिवारिक श्रम इत्यादि, ठीक है ना। दिन भर किसान लगा पड़ा है, ठीक है ना, खेती में, फिर भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है, तो वो भी एक व्यावसायीकरण को प्रभावित कर रहा है। आगे आइए, स्थानीय बाजारों का राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजारों से जुड़ाव न होना, जाहिर सी बात, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्या है कि कई चीज़ों के, कई फसलों के लिए, कई
उत्पादन के लिए हम लोग विदेशों से आयात पर आश्रित हैं, लेकिन हमारे यहाँ से निर्यात के उचित प्रबंध नहीं है। ठीक है ना। जैसे कोई किसान अगर ये चाहे कि हम एक नई फसल उगाए और आप प्रोडक्शन कर लिए, क्या कहते हैं, मान लीजिए मशरूम का कई हेक्टेयर्स कई एकड़ में का आपने कर लिया, करोड़ों का आपके पास बिजनेस है, और आप चाह रहे हो कि हम सीधे मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, तो क्या ये एक्सपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाता है जल्दी। ठीक है ना, क्लियर। उसके लिए बहुत भाग दौड़ और दुनिया भर की चीज़ें करनी पड़ती हैं, फाइलिंग करनी पड़ती है, तमाम चीज़। ठीक, तो वो उपलब्धता नहीं है, जिसकी वजह से क्या है भाई, जुड़ाव हमारा नहीं है और हमें उचित दाम हमारी उपज का नहीं मिल पा रहा है। आगे आइए, राज्य सरकार द्वारा कृषि पर शोध पर व्यय कम करना, जाहिर सी बात है। उत्तम तकनीक का प्रयोग न करना, शोध बराबर न करना, ठीक है ना। हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज आजकल आ रही हैं, ठीक है ना, उस पर रिसर्च कम करना। बायोटेक्नोलॉजी के कई शोध हो रहे हैं, उस पर रिसर्च न करना, ठीक है ना, क्लियर। तो कई कई ऐसे साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं जो कि चीज़ें जो हैं बहुत आज एडवांस टेक्नोलॉजी में आ गई हैं, लेकिन सरकार उसका प्रयोग नहीं कर पा रही है। तो उचित शोध न होने की वजह से हमारा क्या है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि शोध पर व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ज़्यादा व्यय करना चाहिए जिससे उचित परिणाम मिलेंगे। ठीक, आगे आइए, सरकारी नीतियों व योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन न हो। जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी कृषि के लिए सरकारी नीतियाँ बनाई जा रही हैं, भाई कृषि के लिए सरकारी नीतियाँ बन रही हैं, कृषि निर्यात नीति अभी आपने सुना, ठीक है ना, क्लियर। खाद्य प्रसंस्करण नीति सुना, ठीक है ना। ये सब नीतियाँ हैं जो औद्योगिकरण या कमर्शियलाइजेशन या व्यावसायीकरण को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है। कृषि निर्यात नीति किस लिए बना? कृषि सामग्री को एक्सपोर्ट करने के लिए बना। खाद्य प्रसंस्करण नीति बना किस लिए? फूड प्रोसेसिंग करने के लिए। मानते हैं कोई भी फूड है अनाज से ही बन रहा है और वो प्रोसेस्ड करके कुछ और बना ले रहे हैं, ठीक है ना। जैसे गेहूं से हम लोग मैदा भी बना रहे हैं, सूजी भी बना रहे हैं, ये दैट पर्टिकुलर इज एग्जांपल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है ना। तो दोनों नीतियां किसके लिए है? व्यवसायीकरण के लिए, ठीक है ना। लेकिन सरकार नीतियां तो बना रही है, लेकिन धरातल पर वो जमीनी स्तर पर कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है ना। योजनाएं केवल फाइल तक ही सीमित रह जा रही हैं, ठीक है ना। उनका क्रियान्वयन ढंग से, उनका एग्जीक्यूशन ढंग से नहीं हो रहा है, ठीक। वो भी एक व्यवसायीकरण में बाधा है, ठीक। आगे आ जाइए, आगे दिया हुआ है कि क्षेत्रीय अवसंरचना, ठीक। क्षेत्रीय अवसंरचना विकास में अंतर, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति का अधिक प्रभाव, ठीक है ना। जैसे जान लीजिए कि हमारा उत्तर प्रदेश में जितने भी अलग अलग वो हैं, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कृषि अगर ज़्यादा विकसित है तो पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है ना। तो वो भी एक प्रभाव है, ठीक, कि एक क्षेत्र में व्यवसायीकरण ज़्यादा है और हमारे क्षेत्र में व्यवसायीकरण कम है, ठीक। फिर क्या है? आधुनिक सुविधाओं का विकास न होना, जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है ना, ये छिड़काव कृषि जो सिंचाई होती है, ये सब अभी यहाँ विकसित नहीं है। फिर उसके बाद क्या? राज्य की बृहद जनसंख्या द्वारा खाद्यान्न फसलों को प्राथमिकता, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि ये कमर्शियलाइजेशन, ज़्यादा कमर्शियलाइजेशन का मेन कंसेप्ट यही है कि हम लोग खाद्यान्न कम उगाएं और कमर्शियल क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स ज़्यादा उपजाएं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन ये क्या है? बृहद जनसंख्या द्वारा खाद्यान्न फसलों को अधिक हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, खाने पीने वाला अधिक दे रहे हैं बजाय कमर्शियल क्रॉप के। आप गन्ना उपजा सकते हो, ठीक है ना, आप सूरजमुखी उपजा सकते हो, ठीक है ना, क्लियर।
तो कहने का मतलब जिस हिसाब से आपकी कृषि है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा ऐसा उगाना चाहिए जिससे आप अधिक व्यवसाय कर सकें। नेक्स्ट दिया हुआ है राज्य में कृषि व्यवसायीकरण को बढ़ावा देने के उपाय। क्या क्या उपाय हैं ये जानिए, ठीक है ना, क्लियर। सबसे पहले है कि राज्य सरकार एक जिला एक उत्पाद के तहत इसे प्रोत्साहित कर रही है। जैसे वाराणसी में लाल मिर्च, कुशीनगर काला नमक चावल, ठीक है ना, केला, ठीक है ना, और झांसी में स्ट्रॉबेरी, ठीक, क्लियर। जैसे इसमें मिला जुला करके दे दिया है। काला नमक चावल जो है आपका सिद्धार्थ, ठीक है ना, सिद्धार्थ नगर में है, ठीक। और झांसी में स्ट्रॉबेरी तो दिख ही रहा है, ठीक। अन्य फूड प्रोसेसिंग का भी आप बना सकते हो, जैसे गोड्डा और बलरामपुर में आपका दाल है प्रसंस्करण, ठीक है ना, फूड। और कई क्षेत्रों में कई चीज़ें हैं, ठीक है ना। कौशाम्बी में केला है, ठीक है ना, केला कहाँ है, कौशाम्बी में है, ठीक, क्लियर। और अन्य जगहों पे देखिएगा उसे, ठीक। तो ODO ये भी व्यवसायीकरण को मतलब स्थानीय उत्पादों को हम लोग क्या दे रहे हैं, कमर्शियलाइज कर दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना। प्लस लोकल टू, ये वोकल फॉर लोकल अवधारणा, ठीक है ना, क्लियर, वो भी आप डाल सकते हो। आगे आइए, नई तकनीकी का विकास और दूसरे देशों से सहयोग। जैसे बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा की विकास के लिए किससे सहयोग लिया जा रहा है, इजराइल का जो सिंचाई वो है वो काफ़ी उन्नत माना जाता है, ठीक है, काफ़ी उन्नत माना जाता है। इस वजह से क्या है, बुंदेलखंड में सिंचाई सुविधा के लिए उससे, ठीक है ना, MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझौता ज्ञापन किया गया। आगे आइए, आगे दिया है राज्य के किसान को सुलभ व आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है ना। राज्य के किसान को क्या करना है, सुलभ ऋण उपलब्ध करा देना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, कृषि उत्पादक संगठनों तथा सहकारी कृषि के विकास को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर, ठीक है ना, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में फल, आलू, पुष्प, मसाले, औषधि, सुगंधित पौधों, पान की खेती और खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए। जाहिर सी बात है, जानते ही हैं कि फल के लिए हमारा रिसर्च सेंटर है बनारस, आप लिख सकते हैं। आलू के लिए आप चले जाओगे तो गाजियाबाद में एक सेंटर है, ठीक है ना। पुष्प के लिए कई जगहों पे इन्होंने सेंटर खोल रखे हैं, मसालों के लिए भी, ठीक है ना। प्लस औषधि के लिए अनुसंधान CDRI हो गया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या CMAP हो गया, ठीक है ना, क्लियर। वो भी हमारा क्या कर रहा है, एरोमेटिकल प्लांट्स। CMAP का मतलब क्या, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ये मेडिसिनल एंड एरोमेटिकल, ठीक है ना। तो मेडिसिनल प्लांट्स को, एरोमेटिकल प्लांट्स को, जो औषधि वाले पौधे हैं उनको क्या कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। जैसे अभी उस दिन जिक्र हो गया था किसका, सर्पेंटाइना राउवल्गिया, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, सर्पगंधा, ठीक है ना, क्लियर। तो वो हो गया। सुगंधित पौधे, पान की खेती, ठीक है ना, पान की खेती हम लोग महोबा में है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है पान के लिए। पान के लिए कौन सा जिला जाना जाता, महोबा, ठीक है ना, महोबा हो गया। खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक सब्सिडी उपलब्ध सरकार करा रही है। फिर आइए, खाद्य प्रसंस्करण पर बल देना, ये भी नीति इसके लिए पारित की गई है, 22 खाद्य प्रसंस्करण नीति 2022, ठीक। फिर राज्य के स्थानीय बाजार को राष्ट्रीय व वैश्विक बाजार से जोड़ना और राज्य के कृषि उत्पादों के निर्यात और ब्रांडिंग को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है ना, क्लियर। फिर दिया कृषि क्षेत्र से जुड़े आंकड़ों को समेकन करने के लिए एक एजेंसी की स्थापना करना, जिससे लक्षित व्यक्ति की पहचान कर उसे सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जा सके, ठीक है ना। भाई आंकड़ों का जानकारी हासिल करने की किस एजेंसी द्वारा कहाँ क्या किस तरीके से, ठीक, कौन अच्छी खेती कर रहा है, यहाँ से प्रोडक्शन अधिक हो रहा है, यहाँ से किस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी के आधार पर उनको सब्सिडी क्या किया जाए, मुहैया कराया जाए,
ठीक है ना, क्लियर। कृषि शोध पर वर्तमान व्यय लगभग 10.3 से बढ़ा कर इतना कर दिया गया है, 1% कर दिया गया। सोचिए शोध पर केवल 1%, ठीक, कहाँ शोध पर। फिर राज्य की प्रमुख फसल गन्ना पर शोध तथा उत्पादकता को बढ़ाने पर बल, ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खुल गया है, खुला है कि नहीं खुला है, ठीक। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र, ठीक है ना, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, आप लोग को रखवाए थे, लखनऊ में है, देखिएगा। और गन्ना का काउंसिल कहाँ है, ये काउंसिल वाला पूछा जाता है, काउंसिल यानी परिषद, सब पता करके आइएगा, ठीक है ना। आई थिंक शाहजहाँपुर में है, ठीक है ना, ठीक। तो उसे देख करके आइएगा एक बार कि कहाँ कहाँ क्या है, ठीक। फिर उसके बाद आइए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना, जैसा केला और आम, ठीक है ना, ये सब बागवानी फसल है। इसीलिए हमारे क्या बढ़ रही है, व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। कहीं आम का प्रोडक्शन करके मलिहाबादी आम, ठीक है ना, कौशाम्बी में केला प्रसंस्करण किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है इसके व्यवसायीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। फिर उसके बाद राज्य में किसानों को सुलभ और आसान दर पे ऋण उपलब्ध कराना, वही सब सारी चीज़ें हैं, ठीक, जिसे हम लोग पढ़ लिए, ठीक। ये क्वेश्चंस आपके हो गए, ठीक। अब क्या है, उत्तर प्रदेश में कृषि फसलों के उत्पादन में क्षेत्रीय असमानता के क्या कारण। क्षेत्रीय असमानता का मतलब क्या कि भाई आप देखिए पूर्वी क्षेत्र में कृषि पिछड़ी हुई है और पश्चिमी क्षेत्र में कृषि उन्नत है, वही बुंदेलखंड में जाइए तो एकदम खत्म है, ठीक है ना। तो क्षेत्रीय असमानता इसे कह रहे हैं, इसे क्या कह रहे हैं, क्षेत्रीय असमानता कह रहे हैं, ठीक। इसके समाधान सुझाइए, ठीक। आइए भाई कौन कौन से कारण हैं जानिए। हमारे प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, आपको पढ़ाया था, कृषि जलवायु क्षेत्र पढ़ा दिया है, ठीक। अब जहाँ फसलों के उत्पादन में क्षेत्रीय भिन्नता निम्नलिखित कारण है, भौगोलिक कारण दिया है। प्रदेश के तराई, पूर्वी व उत्तर पश्चिम भाग में पर्याप्त वर्षा लगभग इतने 100 से 150 सेंटीमीटर होता है। या तो तराई में देख लीजिए ज़्यादा है, पूर्वी में भी देख लीजिए, उत्तर पश्चिम में भी देख लीजिए, 100 से 150 सेंटीमीटर के करीब होता है। इस क्षेत्र में गन्ना, चावल, ठीक है ना, चावल के लिए आपको पता है कि 200 सेंटीमीटर की वर्षा हमको चाहिए, लगभग हो ही रहा है, तो सिंचाई से उपलब्ध हो जा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। गेहूं की प्रमुखता उत्पादन किया जा रहा है। वहीं राज्य के दक्षिणी व पश्चिमी हिस्से में कम वर्षा हो रही है। आप मथुरा में चले जाइए, सबसे कम वर्षा हो रही है। पूछा भी जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ, गोरखपुर, ठीक, और सबसे कम वर्षा कहाँ, मथुरा, ऐसा आता है, ठीक। तो अब उस आधार पर देखिए गोरखपुर क्षेत्र और आसपास क्षेत्र जो तराई क्षेत्र है वो गन्ना, चावल, गेहूँ, ये फसलें हैं कि नहीं। तो इन क्षेत्रों में यानी पूर्वी क्षेत्रों में, पूर्वांचल क्षेत्रों में ये सब अधिकता पाई जा रही है। कारण वर्षा, वर्षा 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा। और चावल के लिए कितना सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए, 200 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। भाई कुछ हमें ऊपर से मिल जा रहा है, मतलब मौसम आधारित सिंचाई हो जा रही है, और कुछ हम लोग सिंचाई साधनों से कर ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, और वहीं दक्षिण और पश्चिम भाग में कम वर्षा हो रही है। कितना वर्षा हो रही है, 50 से 75 सेंटीमीटर। अब जब कम वर्षा होगी तो उन जगहों पे क्या होगा, जिससे इस क्षेत्र में कृषि का पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। और इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन उगाए जा रहे हैं, मोटे अनाज, ठीक है ना, मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि की खेती की जाती है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, सिंचाई सुविधाओं का सभी क्षेत्र में पर्याप्त विकास न हो पा रहा, मतलब अगर सिंचाई की सुविधाएं देखा जाए, ठीक है ना, क्लियर, तो सब क्षेत्रों में विकास पूरी तरह से नहीं है। जाहिर सी बात है कई जगहों पे हमारा क्या है, सूखा प्रवरण क्षेत्र है, जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र,
तो क्या सिंचाई साधन उपलब्ध हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। ठीक वही कहा है कि राज्य के उत्तर पश्चिम मध्य भाग में नहरों व नलकूप पर्याप्त विकसित हुआ है। नहर और नलकूप कहाँ? उत्तर पश्चिम भाग में और मध्य भाग में, ठीक है ना। फिर वहीं बुंदेलखंड व दक्षिण पूर्वी भाग में सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। ठीक, और मुख्य रूप से ये क्या है? वर्षा आश्रित, ठीक है ना, जिससे यह कृषि क्षेत्र फसलों के उत्पादन में क्या हुआ? पिछड़ा हुआ। ये भी असमानता का एक रीजन होगा। ठीक, तीसरा उत्पादन है, तीसरा दिया है हरित क्रांति का प्रभाव, ठीक है ना। जान रहे हैं कि हरित क्रांति, इसका प्रभाव राज्य के पश्चिम क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। भाई हरित क्रांति जो किया गया था वो पंजाब, ठीक है ना, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ रीजन वो अलग है। तो ये एरिया ही क्या रहा? पूरी तरीके से प्रभावित रहा, ठीक है ना। और इसी वजह से यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में कृषि में क्या है? अग्रणी है, ठीक है ना। आज देख लीजिए पंजाब जो है, पंजाब उत्पादकता के मामले में क्या है? सबसे ज़्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्पादकता में पूर्वी उत्तर प्रदेश की तुलना में क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। क्लियर? तो वही चीज़ है इसकी। इस क्षेत्र में व्यावसायिक कृषि जैसे गन्ना, आलू, मेथा इत्यादि की खेती होती है। इस क्षेत्र में कृषि फसलों की उत्पादकता राज्य के अन्य हिस्सों से अधिक है। अब आइए, खेतों का छोटा आकार वही जो आकार, ठीक, राज्य में बढ़ती जनसंख्या से भूमि पर दबाव बढ़ता जा रहा है। खेतों का आकार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। आप लोग अपने ही आसपास देख लीजिए, जहाँ पहले खेती हुआ करती थी, आज उस जगह पे क्या होती जा रही है? प्लॉटिंग होती जा रही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शहरीकरण होता जा रहा है, हो रहा है। कृषि क्या हो रही है? छोटा हो रहा है। कृषि का आकार छोटा होता जा रहा है, सीमित आकार होता जा रहा है, ठीक। तो ये भी एक कारण है, ठीक है ना। राज्य के पश्चिमी तथा उत्तरी हिस्से में चकबंदी से खेतों के आकार बड़ा होने से आधुनिक कृषि की जाती है, जिससे इस क्षेत्र में किसानों की आय भी अन्य क्षेत्रों से अधिक है। आगे आइए, किसानों में जागरूकता व प्रशिक्षण सुविधाओं के विकास में भिन्नता हो। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के किसान नवीन कृषि तकनीक के प्रति सजग हैं और आधुनिक ढंग से मशीनीकृत खेती करते हैं, सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, बाजार में सही जानकारी रखते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसान उधर क्या है? जागरूक ज़्यादा है, ठीक है ना। उनको प्रशिक्षण कार्य भी दिया जा रहा है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? कहीं ना कहीं उनको जानकारी अधिक मिलने की वजह से वो क्या हो रहे हैं? कृषि क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर? आगे आइए, अब देखिए यही है, असमानता दूर करने के उपाय क्या क्या है? ये भी एक प्रश्न है। तो असमानता हम लोग कैसे दूर करेंगे, उसके लिए उपाय ये देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। सारे चार्ट को बहुत संभाल करके रखा गया है, ठीक है ना। क्लियर? ताकि आप लोगों को उचित साधन उपलब्ध हो सके, जानकारी उपलब्ध हो सके, ठीक। चलिए देखिए, दिया हुआ है उत्तर प्रदेश में फसलों के उत्पादन में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उपाय क्या क्या उपाय? पहला है भू सुधारों को लागू करना, जैसे चकबंदी। भाई आज क्या हो रहा है कि हम लोगों को चकबंदी विभाग अगर चाहे तो डिसाइड कर दे कि इतना एरिया किसका है? कृषक का है, कृषि के लिए, और ये हमारा रहने का है, ठीक है ना। इधर क्या हो रहा है कि इस साइड में ये पश्चिमी क्षेत्र इस मामले में काफ़ी उन्नत है। इधर क्या है? इधर खेतों की ही क्या होती जा रही है? प्लॉटिंग होती जा रही है, ठीक है ना। तो कोई काम सुचारू रूप से नहीं है। तो वही कहा है कि भूमि सुधार लागू पहले होना चाहिए, जिससे आकार निश्चित होगा ना, जिसमें आप कृषि करोगे वही ना रहे, क्षेत्र ही ना रहे, भू आकार ही ना रहे, तो क्या आप कृषि करोगे? नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो जोत का आकार, कृषि का आकार ये विकसित होना चाहिए। आगे आइए, और ये किससे पॉसिबल है? भू सुधार से। तो खासकर इसमें भूमिका किसकी रहेगी? चकबंदी की, ठीक है ना। जैसे होता क्या है कि ये जान लीजिए, जैसे चकबंदी का कार्य, और आप जैसे एक होते हैं चकबंदी अधिकारी, एक होते हैं क्या? तहसीलदार,
दोनों के काम लगभग बराबर, ठीक है ना, दोनों के काम राजस्व से रिलेटेड है। लेकिन एक होता है आपके ग्रामीण क्षेत्र के भूमियों के बारे में देखना, राजस्व को देखना, वो किसका है, चकबंदी का। और शहरी क्षेत्रों वाला किसका है, तहसीलदार। इसी वजह से तहसील बनाई जाती है वहाँ, ठीक है ना। तभी निकलता है आप लोगों का एक पद निकलता है, लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल निकलता है ना। एक तो अंतर समझिएगा, यही अंतर होते हैं। इन चीज़ों को, बारीकियों को जानिए। मान लीजिए कभी पहुंच गए हम लोग और हम लोगों से पूछ लिया गया कि क्या है क्या नहीं है, हम लोग बता ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। अधिकारी बनने वाले हैं भाई, आप लोग भावी अधिकारी हैं। ठीक, आगे जाए। आगे दिया हुआ है सिंचाई सुविधाओं का विकास, नदियों को जोड़ना व ड्रिप माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, ठीक है ना, क्लियर। सिंचाई सुविधाओं का विकास करना, नदियों को आपस में जोड़ना, नदी जोड़ो कार्यक्रम, ठीक, जिससे जहाँ मतलब पानी की असमानता है, जल की असमानता है, वो क्या हो जाए, नदी कनेक्ट करने से उस जगह भी पहुँच जाए नदी। मतलब एक जगह क्या आ रहा है, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि हमारा पूर्वी क्षेत्र जो है वो क्या है, असमय बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, असमय, ठीक है ना। कारण है कि यहाँ पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर क्षेत्र में जो नदियों में जल है, ठीक है ना, वो दो माध्यम से, एक जलवायु के माध्यम से, वर्षा आधारित, और एक ग्लेशियर्स का पिघलना, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि रोज मतलब अब आए दिन निकलेगा, गर्मी आ रही है ना, नेपाल पानी छोड़ रहा है, नेपाल पानी छोड़ रहा है। भाई नेपाल बाढ़ में डूब जाए, नहीं छोड़ेगा, उसके पास चारा ही क्या है, ठीक। या तो उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक में यूज करें, वो सुविधाएं अभी हुई नहीं है, उतनी विकसित नहीं है। तो फाइनली वो क्या कर रहा है, जल छोड़ रहा है। तो बाढ़ के उचित, ठीक है ना, प्रबंध हो जाते हैं। बिहार जो नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले, ठीक, लगभग क्या हो रहे हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। अब यही अगर नदी जुड़े होते आपस में, तो जो बुंदेलखंड की समस्या है वो दूर हो जाती कि नहीं हो जाती, होती। तो वही जोड़ो, नदी जोड़ो प्रबंधन किया जा रहा है धीरे, ठीक है ना, कि नदियों को जोड़ना, ड्रिप माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देना, ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, ठीक है ना, स्प्रिंकलर, ये सब का, ठीक है ना, वो किया जा रहा है। फिर आइए, सरकारी योजनाओं का भी क्षेत्रों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। भाई जाहिर सी बात है, ठीक है ना, कि कई इसके कारण है। पश्चिमी क्षेत्र क्या है, डेवलप है, तो सरकारी योजनाएं वहाँ पहले पहुँच जा रही, ठीक है ना, क्लियर। इधर डेवलप नहीं है, विकास नहीं है, तो साधन भी मतलब योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। तो ये सुनिश्चित होना चाहिए, ठीक, समान। आगे है मृदा स्वास्थ्य संवर्धन और कृषि में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। इसी में आप देख सकते हैं मृदा कार्ड योजना, ठीक है ना, क्लियर, तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हो। आगे दिया हुआ है क्या, कि किसानों को प्रशिक्षित व जागरूक करना। भाई जाहिर सी बात है, किसानों को प्रशिक्षित किया जाए, ठीक है ना, कि हम अपने फसलों का बचाव कैसे कर सकते हैं, अपनी उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। फसली योजना को भी अनुरूप लिया के हम पैदावार अच्छी कर सकते हैं और प्लस अपना आय भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो कई इस तरह से किसानों को हम लोग क्या करें, जागरूक करें। आगे दिया है, राज्य सरकार द्वारा कृषि व्यय में वृद्धि करना और पिछड़े क्षेत्रों को अधिक प्राथमिकता देने के साथ ही निजी निवेश को बढ़ावा देना। जाहिर सी बात है, कृषि व्यय में वृद्धि करना, ठीक है ना, जो भी है, ठीक, और पिछड़े क्षेत्रों को भी अधिक प्राथमिकता देने के साथ ही निजी निवेश को भी क्या करना, बढ़ावा देना। तो मतलब ये असमानता को दूर करने के कुछ उपाय हैं, प्रमुख उपाय हैं, जिन्हें आपको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे दिया हुआ है, कृषि में उत्तर प्रदेश में कृषि के व्यवसायीकरण पर क्या कीजिए, टिप्पणी।
ठीक है ना। अभी हम लोग व्यवसायीकरण ही पढ़ रहे हैं मैक्सिमम, ठीक है ना। देख लिया जाए एक बार और कि क्या है उत्तर प्रदेश में, यही आप परिवार के उपभोग के स्थान पर क्या करना, बिक्री के लिए कृषि फसलों का उत्पादन, ठीक है ना, क्लियर। अब धीरे धीरे वही मेन चीज़ दिया हुआ है, ये नज़र आप लोग इसे देखते हैं। इसमें ये दे दिया है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मेंशन कर दिया है, जैसे वर्तमान में राज्य सरकार, ठीक है ना, जैसे क्या कहा है, राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी व्यापारिक फसल क्या है, गन्ना। गन्ना के बारे में दे दिया है। उसमें गन्ना का उपयोग खंड सारी चीनी बनाने में किया जाता है, ठीक है ना। और उससे आज क्या बनाया जाएगा, मेथनॉल भी बनाया जाएगा, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश में गन्ना सर्वाधिक मेथनॉल उत्पादन करने वाला क्या हो गया, राज्य, ठीक है ना, क्लियर। इसके अलावा क्या है, ब्रांडिंग भी सरकार कर रही है कि नहीं। जैसे अभी सरकार आटा बेच रही थी गेहूं का, तो भारत के नाम से कुछ इस तरीके का, ठीक है ना, ब्रांडिंग कर रही है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है तो उस नाम से ब्रांडिंग करना कि यहाँ की, यहाँ कहाँ, यहाँ का ये, ठीक है ना। तो ब्रांडिंग करने से क्या होता है कि आज लोग, आप मार्केट भी देखो, कमर्शियलाइजेशन का ऐसा इफेक्ट है कि आप नए प्रोडक्ट बड़े चैलेंजिंग होते जा रहे हैं, ठीक है ना। ब्रांड्स का इफेक्ट बड़ा पड़ रहा है, कोई भी चीज़, ठीक है ना। जैसे आप शुरू से बिस्किट खाते आ रहे हो, ब्रिटानिया ब्रिटानिया ब्रिटानिया, ठीक है ना, कुछ और मिल गया तो आप जल्दी स्वीकार नहीं करोगे जब तक कि उसका टेस्ट अच्छा न लगे, है ना। एक विश्वास आपको बन गया किस पे, ब्रिटानिया पे, तो आप क्यों जा करके दूसरा उपयोग करोगे। तो ब्रांडिंग का इफेक्ट आता है, ठीक है ना। तो सरकार भी क्या कर रही है, कृषि उपजों पर भी क्या कर रही है, ब्रांडिंग कर रही है, जिससे उसका व्यवसायीकरण हो सके, ठीक है ना, उसका कमर्शियलाइजेशन हो सके। आगे दिया हुआ है जैसे काला नमक, और अच्छा ये भी दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसका क्या किया जा सके, निर्यात किया जाए। ब्रांडिंग करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात कर देंगे। जैसे काला नमक चावल, ठीक है ना, गेयर बासमती चावल, इलाहाबादी सुरखा अमरूद, ठीक है ना, नवाब ब्रांड आम, ताज ब्रांड आलू, ठीक है ना। ये सब क्या है, ये सब ब्रांड है। ये कमर्शियलाइजेशन का क्या है, एक मतलब स्टेप है, एक चरण है जिसको हमको निर्यात प्रोत्साहन के लिए करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आते हैं। उत्तर प्रदेश देश में सबसे बड़ा मेंथा ऑयल उत्पादक है, 90% मेंथा ऑयल है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, क्लियर। यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। राज्य में कृषि व्यवसायीकरण का ही परिणाम है, जिससे कि राज्य शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक, दुग्ध में भी नंबर 1, गन्ना में नंबर 1, आलू में नंबर 1, गेहूं में, आम में और अमरूद में प्रमुख उत्पादक मानते हैं, ठीक। उसके बाद है कि राज्य भी इसके बावजूद भी राज्य में इसके वितरण में असमानता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कम विकास है, ठीक है ना, और क्षेत्रीय विषमता को समाप्त कर किसान और किसान की स्थिति सुदृढ़ की जा सकती है, ठीक है ना। इसके लिए राज्य सरकार सहकारी कृषि, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि क्या क्या सरकार कर रही है। एक बार फिर से देख लीजिए कि सरकार क्या कर रही है, सहकारी कृषि को बढ़ावा, किसान विकास संघ की स्थापना, एक कृषि में निजी निवेश, ठीक है ना, कृषि में निजी निवेश, ठीक है ना, कृषि का आधुनिकीकरण करना, और मोर इम्पोर्टेंट क्या, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है ना, क्लियर। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम लोग क्या करना है, विकसित करना है, ठीक, क्लियर। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि हम अपने साथ साथ अपने भावी पीढ़ियों को भी क्या कर सके, विकसित कर सके, ठीक है ना। आगे है उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों का प्रमुख उत्पादक रहा है, इस कथन का मूल्यांकन करें, ठीक है ना। ये याद कीजिए, पहला क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों में प्रमुख उत्पादन है, इसका मूल्यांकन कीजिए। सेम यही क्वेश्चन था, याद कीजिए, देख लीजिए। पहला पन्ना कौन सा है, ये था ना। अब देखिए क्या था, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में प्रमुख स्थान रहा है
ठीक, इसका मूल्यांकन कीजिए और ये यूपीपीसीएस 2021 में पूछा गया था, ठीक है ना। उसी से मिलता जुलता हल्का फुल्का चेंज करेंगे, बहुत कुछ लिखने को नहीं है, ठीक है ना। एकदम हूबहू जो टॉपिक रहता है उसी टॉपिक को उठा करके प्रश्न के रूप में दे देते हैं, ठीक है ना। देने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कितना दें, ठीक है ना। कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है सब, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट। ये भी हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन कौन है, यही है ना, बस खत्म, ठीक है ना। तो ये टॉपिक भी क्या हुआ, खत्म, ठीक है ना। इसे आप लोग एक बार जाइएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, इन फैक्ट्स को भी थोड़ा सा वो करके कि किसमें उत्तर प्रदेश अग्रणी है, एक बार रिसेंट डेटा से मैच करते हुए ही अपने आंसर को करेंगे, ठीक है ना। हाँ, ये नहीं कि अब मान लीजिए कोई लगभग लेकिन बराबर ही रहता है, ठीक है ना, कि चावल पे 2 पे स्थान पे है, सब्जी में नंबर 1 है, आम में नंबर 1 है, दूध में नंबर 1 है, गन्ने में नंबर 1 है, गेहूँ में नंबर 1 है, मेंथा में नंबर 1 है, मेंथा, मतलब ये सब वही रहेगा, कुछ बदलने वाला नहीं, ठीक है ना। नहीं, मेंथा अलग होता है, मेथी नहीं, मेथी अलग है। मेंथा जैसे वो ठंडक प्रदान करता है, वो आपने देखा होगा मेंथा जो मेंथॉस टाइप का, हाँ वो मिंट, हाँ वो समझ रहे हैं, उसकी भी खेती होती है। चलिए फिर, ठीक, मिलते हैं फिर उसके बाद।